शुरू करें क्लास। सीपीसी हमने कहां तक कर लिया था? हमने सीपीसी कर लिया था कमीशन तक, है ना। 78 तक कर लिया था। तो 75 से 78 हमारा क्या था? कमीशन था। एक आध मिनट और रुक लेते हैं, देखते हैं और बच्चे भी क्लास ज्वाइन कर लें। चलो शुरू करते हैं ना। तो कल हमने कमीशन पढ़ लिया था, ठीक है। 75 से 78 तक। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या था कि 75 का कमीशन किस किस के लिए इशू होगा, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो जी था, जो क्या था, मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए, है ना। कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए भी कमीशन भेजी सकती है। लोकल इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल, साइंटिफिक, इनके लिए अलग बात है, ये तो सब फिर भी आता था। पार्टीशन वगैरह के लिए भेज देते हो आप, मगर एक मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए भी आप कमीशन भेजते हो। 76 में क्या था, दूसरे कोर्ट को भेज रहे थे, और 77 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे थे, और 78 में हमारे पास लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मान लीजिए आ रहा था, कमीशन आ रही थी 78। इसका एक चीज और साथ साथ बताना चलता हूँ, 75 से 78 जो कमीशन है, ये जो कमीशन है, ये इसका एक ऑर्डर भी है, रेड विद ऑर्डर 26। देखो 26 में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो पीटी से कभी पूछता हो कमीशन से रिलेटेड। अगर कुछ पूछता भी है तो वो पूछता कहां से, 75 से पूछ देगा, है ना। मेन तो यही से आपका क्वेश्चन बनाता है कि कमीशन कहाँ इशू कर सकते हैं 75 में, किस किस मैटर में कर सकते हैं, वो भी बता दिया। या 78 से पूछ देगा कि कमीशन आता है तो किस सेक्शन में, 78 में। मगर कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन ये बना जाता है कि कमीशन का ऑर्डर कौन सा है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आप साथ ही साथ यही ना, जहाँ कमीशन लिखा हुआ है वहीं पर आप लिख लो ऑर्डर 26। कभी कभी ऑर्डर भी पूछ देता है। एज सच ऑर्डर के अंदर जो भी रूल्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑर्डर का कम से कम नाम तो पता होना ही चाहिए। कम से कम कुछ ना हो, जैसे मान लीजिए आपको कम से कम 30-35 ऑर्डर के नाम तो याद होने ही चाहिए। उसमें से 15-20 तो ऐसे होते हैं जिन ऑर्डर का नाम आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है ना। बाकी के ऐसे होते हैं जो 10-12 ऐसे होते हैं, 10-12 ऐसे होते हैं जिनको ऑर्डर वगैरह के नाम याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो चलो मैं बताता जाऊंगा। जैसे कमीशन का 26 हो गया, इसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो जैसे कमीशन 75 से 78 है ना। कमीशन है 75 से 78, और आपका सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो है 79 से लेके 83 तक, 79 से लेके 82 तक। ये क्या 82 तक है ये। तो इसका भी ऑर्डर है, ऑर्डर 27। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर जैसे इसका 26 था, कमीशन का 26 था, इसका 27 है, तो यह कि एक आपकी हिरार्की में है तो आपको याद भी हो जाएगा कि ठीक है, कमीशन के बाद गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट था, ऐसे ही जो ऑर्डर है वहां भी वही सिंपल है, 26 के बाद ही 27 है ना। जैसे सेक्शन दिए हुए हैं
कमीशन के बाद सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट है, ऐसे ही वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 26-27 जैसे भी याद हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखो होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ मान लीजिए कोई केस करने जा रहा है, ठीक है, क्या तो गवर्नमेंट किसी पर केस कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या है ना, एक स्पेशल ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट के लिए इन सिविल मैटर्स। गवर्नमेंट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है कि मान लीजिए अगर सिंपल अगर प्रोसीजर हो, जैसे मैं किसी ए बी के खिलाफ कर सकता नॉर्मल व्यक्ति की तरह, अगर गवर्नमेंट पे भी अगर ऐसे खुली छूट दे दी जाए तो क्या होगा कि केस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट बेचारी केस ही लड़ती रहेगी। तो गवर्नमेंट को कोर्ट से थोड़ा सा दूर रखने के लिए, इतना लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना हो, उससे बचाने के लिए, या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट कोई इशू है वो सॉल्व हो जाए, अगर वो पॉसिबल है तो फिर क्या बुराई है, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर दिए इन्होंने कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर अगर आपको कोई केस वेस करना है तो आप फॉलोइंग प्रोसीजर जो भी है वो सब फॉलो करिए, उन्हें फॉलो करते के बाद आप जाके केस फाइल करिए। अब देखो 79, 80, 81, 82 बड़े बड़े हैं। तो पहले तो 79 क्या कह रहा है, 79 तो एक डिक्लेरेशन है, कुछ नहीं कह रहा। कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहे हो तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से करना, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से करना, ठीक है ना। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इस सेक्शन में कुछ भी खास नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है, जहां से पीटीआई क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 80 है, ठीक है। अब इसे पूरा पढ़ने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा है और पीटी के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो जो मेन आपके पीटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। एक बार एक रीडिंग मारते हैं, फिर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट purporting to be done by such a public officer in his official capacity until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of फलाना। ओवरऑल क्या कह रहा है, देखो एक्टिव ये कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर है कोई, है ना, जो ड्यूटी अपनी कर रहा है, उसमें कोई गड़बड़ आपको केस करना है, आपको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसके खिलाफ भी आप केस करने जा रहे हो, उसके एक ऑथराइज्ड पर्सन को, जो भी जैसे नीचे दिया हुआ है, उन लोगों को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए मेरा ये प्रॉब्लम है आपसे, अब आप देख लो, अगर आप सॉल्व कर दो तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूं, है ना। जैसे लीगल नोटिस भेजते हैं नॉर्मली किसी भी चीज के लिए, ऐसे आपने एक नोटिस दिया। तो ये कह रहे हैं 80 ये कह रहा है कि नोटिस कम से कम 2 मंथ का होना चाहिए केस करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मान लीजिए सपोज करो आपको गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है, मान लो कि एक कोई मामला था, कोई जमीन थी, मान लो एक प्रॉपर्टी थी, तो इस पर कुछ गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट कर लिया सपोज, है ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने कर लिया, आपको केस करना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको पहले एक नोटिस देना है, उसके 2 महीने बाद जिस दिन डिलीवर हो गया, मान लो सपोज करो 1 जनवरी को डिलीवर, ठीक है। अब 1 जनवरी से 2 महीने लगा लो कि 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 मार्च के बाद आप 2 मार्च को या उसके बाद जब आपका मन करे आप जाके एक सिविल सूट कर दीजिए। इनके कहने का उद्देश्य ये है कि आपने एक नोटिस दिया और 2 महीने तक आप उस पर कुछ एक्ट नहीं करेंगे, केस नहीं करेंगे, सूट फाइल नहीं करेंगे। फायदा ये होगा कि आपने अगर गवर्नमेंट को नोटिस दिया है तो या तो गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जो भी है, हो सकता है कि मामला कोर्ट में आए नहीं और वो मान लो ये इंक्रोचमेंट का मैटर है तो गवर्नमेंट उसे खाली कर देगा, चलो ठीक है जी हम आपकी बात मान रहे हैं, हम ठीक है खाली कर देंगे, मामला सेटल हो जाए आउट ऑफ कोर्ट, है ना। ये हो सकता है। कोई इशू है, पैसे अटके हुए, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, आपने उनका काम किया, आप सूट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कह रहे चलो जी आपका पैसा वापस कर देते हैं, तो पॉसिबल है कि आपका पैसा वापस आ जाए, आपका मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए
और मामला कोर्ट तक आए नहीं, इसलिए इन्होंने 2 महीने बोला है। भैया 2 महीने वेट कर। एक आम आदमी को दूसरे आम आदमी पर केस करने के लिए एक भी दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। आज मेरा कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है, मैं कल जाके केस करूँ, मगर गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और उसका रीजन जो मैंने बता दिया कि उसे जितना लिटिगेशन से दूर रखा जाए उतना बेहतर है। गवर्नमेंट बेचारी की ऐसी लड़ती रहेगी तो काम तो करे, ओवरऑल मतलब ये है। बाकी जो इसमें है वो तो पूरी कहानी है कि नोटिस देना किसी है तो मान लो जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसके सेक्रेटरी को देना है, ठीक है, रेलवे का तो जनरल मैनेजर को देना है, ये कभी पूछता नहीं किसको देना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2 महीने पहले नोटिस देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है 80 का नोटिस, है ना। फिर क्या कह रहा है कि अब वो नोटिस क्या कह रहा है, उस नोटिस में क्या क्या लिखोगे। अब देखो कह रहा है एंड इन द केस ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर डिलीवर्ड टू हिम और लेफ्ट एट हिज ऑफिस स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, है ना, कॉज ऑफ एक्शन लिखोगे भाई ये वजह इसलिए मेरा राइट वायलेट हुआ। नाम लिखो अपना, नेम लिखिए आप, है ना, डिस्क्रिप्शन लिखिए, प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखिए, है ना, और जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने नाम पता अपना सब बता दिया कि मैं फलाने आदमी वहां रहता हूँ, ये मेरे को आपसे प्रॉब्लम है, ये बात है और मैं ये चाहता हूँ। रिलीफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिलीफ लिखा तो हो सकता है कि वो कल आपकी बात मान जाए, सेटलमेंट कर ले, आप बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए कि 2 महीने पहले आपको नोटिस, एक तो ये एटीओ का। दूसरा से अर्जेंट की बात करता हूँ, मगर ये आपके पीटी में तो नहीं पूछता है, पीटी में तो नहीं पूछता, और फिर भी देख लो बाई चांस ऐसा हो कि जो बहुत अर्जेंट केस करने की जरूरत आ ही पड़े, है ना, कभी ऐसा हो जाए सपोज करो, उसे बहुत अर्जेंट करना पड़ रहा है, 2 महीने वेट करेगा पता लगा पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका भी इंतजाम कर दिया। लॉ तो हर चीज का इंतजाम करता है ना, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, सर्कमस्टेंस हो सकते हैं जो चेंज हो जाए। तो देखो अर्जेंट में क्या कर देंगे, तेरा सूट टू ऑब्टेन एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ against the government or any public officer may be instituted with the leave of court। अब देखो अगर अर्जेंट आपको चाहिए तो क्या लेना है, लीव लेनी है, कोर्ट की परमिशन लेनी है। सर ऐसा बात है, मेरे को बहुत अर्जेंट में रिलीफ चाहिए और 2 महीने वेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, विदाउट सर्विंग एनी नोटिस एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1, बट द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ इन द सूट whether interim or otherwise except after giving to the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief paid for in the suit। क्या रहा है आपको मान लीजिए अर्जेंट नेचर का कुछ रिलीफ चाहिए, आपको 2 महीने वेट नहीं कर सकता, आप कोर्ट गए, आपने वहां पर उसकी परमिशन ली, ठीक है, और कोर्ट ने अगर परमिशन दे दिया, आपने सूट किया, फाइल कर दिया, है ना, सूट फाइल कर दिया, मगर इस पर भी एक वो लगा दिया कि जो रिलीफ है ना कोर्ट नहीं देगा, है ना, इंटरिम रिलीफ भी नहीं देगा जब तक कि गवर्नमेंट को सुन नहीं लेगा। ओवरऑल बिना सुने तो एक्स पार्टी अगर कहा जाए, बिना सुने का मतलब है एक्स पार्टी अगर कहा जाए तो वो तो देगा ही नहीं। बस इतनी आपके लिए छूट है कि बहुत अर्जेंट है तो आप सूट फाइल कर लीजिए, सूट फाइल हो जाएगा तो पहली हियरिंग के बाद आप नोटिस फ्रेम करवा के भेज दो, सम्मन चला जाएगा, वहां से गवर्नमेंट का जवाब आ जाएगा अगली तारीख को। यही एक छूट है कि 2 महीने का टाइम बच जाएगा आपको, है ना, इतना ही। तो ये अर्जेंट है, तो एक इसमें अगर क्वेश्चन कुछ बना भी सकता है तो पूछ सकता है कि भाई अर्जेंट में अगर करना हो तो क्या करना होगा, तो विद द लीव ऑफ कोर्ट कर सकते, है ना, विद द लीव ऑफ कोर्ट आप कर सकते, ये पूछ सकता है। और अगर ये पूछ ले मान लीजिए कि अर्जेंट है कहां पे, है ना, ये भी तो पूछ सकता है। तो 80 क्लॉज 2 में, 80 के क्लॉज 1 में क्या था, 2 महीने वाला मैटर था, क्लॉज 2 में क्या है, अर्जेंट वाला है, ठीक है, यही 80 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 81 देखो, 81 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 82 भी इंपॉर्टेंट है इसका। 81 क्या कह रहा है, इसकी मार्जिनल हेडिंग ही सब कुछ बयान कर रही है, कह रहा है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। तो अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट है कोई, अब मान लो इस टाइम मान लो कि सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट,
अब मान लीजिए कोई लाइबिलिटी बनती है तो क्या उसके एग्जीक्यूशन वगैरह में क्या करोगे, मोदी जी को अरेस्ट करोगे क्या? है किसी मिनिस्टर को अरेस्ट करोगे क्या? नहीं कर सकते ना गवर्नमेंट में। तो अरेस्ट से तो एग्जाम्पशन है ही, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि पद होता है, व्यक्ति तो होता नहीं, आज कोई बैठा कल कोई बैठेगा, तो उस व्यक्ति का तो उसमें कोई वो नहीं है, तो इसलिए अरेस्ट से एग्जाम्पशन। और पर्सनल अपीयरेंस का तो ऐसा है कि क्योंकि मान लीजिए कि ये माना जाता है कि वो बहुत बिजी होते हैं बेचारे, इतना काम करते हैं पब्लिक के लिए, तो अगर वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे तो टाइम नहीं होगा, तो उन्हें छूट दे दी जाती है कि अगर चलो नहीं आ पा रहे हो तो आप बताना, है ना। तो देख लेते हैं और क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in his official capacity, पहला, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attachment otherwise than in execution of decree। तो पहला तो उन्होंने बहुत अच्छी बात क्या कही है, अरेस्ट नहीं, है ना। अब बेचारा कोई वहां पे मान लीजिए तहसीलदार है, आपने केस कर दिया, या डीएम है, अब डीएम को अरेस्ट करोगे क्या, या तहसीलदार को अरेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना, उसे नहीं करोगे, पोस्ट है तो उसे अरेस्ट से छूट है, और उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। और जिस प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं ना, ये भी उसकी पर्सनल नहीं होगी, ये भी उसकी पर्सनल नहीं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी एग्जीक्यूशन में जो होगी। और बी क्या कह रहा है कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस, मतलब कि पब्लिक सर्विस को नुकसान पहुंचाए बिना बेचारा आ नहीं सकता कोर्ट। अगर आज मान लीजिए तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार पर काम है, तो अगर छोड़कर आएगा तो पब्लिक को नुकसान होगा, तो अगर ऐसा अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि पब्लिक को नुकसान होगा तो फिर क्या करेगा, इट शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन, तो फिर एग्जेम्प्ट भी कर देंगे, है ना, अपीयरिंग पर्सन के लिए। ऐसा ही हमने देखो अभी पढ़ा था ना सीआरपीसी में, है ना, डिस्पेंस पढ़ा था हमने, डिस्पेंस में कहां पढ़ा था हमने, डिस्पेंस में हमने पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पशन है उसको अटेंड करने से, ऐसे ही अटेंडेंस का कुछ हमने डिस्पेंस में पढ़ा था, कहां पढ़ा था, सीआरपीसी में। आज तो मैंने बहुत कम सेक्शन पढ़ा है सीआरपीसी में, कुल 204-5 से पढ़ाना शुरू करा था, 223-24 तक पढ़ा है, कुल 20 सेक्शन पढ़ाए हैं। ये तो याद होगा ही होगा, अरे मैडम 230 कहाँ पहुंच गए आप। आज मैंने मैडम 230 पढ़ाया कब था ये बताओ, और मैंने अभी भी बताया आपको कि 204 से शुरू करा था, 224 तक पढ़ाया, कुल 20 सेक्शन पढ़ाए हैं, तो 224 तक ही पढ़ाया, तो 230 कहां से आया है। मैंने आपको खूब लिख लिख के 4 बार खूब अच्छे से बताया कि 205, 317 साथ पढ़ना, 205 में भी डिस्पेंस कर रहा है, 317 में अगर वो परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है प्रोसीडिंग को, है ना, याद आ गया। 230 कहां से आ गया, 230 पढ़ाया भी नहीं है। चलो ठीक है, पर आज तो मैंने सिर्फ 20 सेक्शन पढ़ाए थे, और मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 घंटे पहले की बात है, ये तो मतलब कोई पुरानी भी नहीं है कि 4 दिन पहले की बात हो। 20 सेक्शन मुश्किल से, और सबसे पहला सेक्शन ही यही था 205, 317। तो ये 81 समझ में आ गया आपको, 81 में बात समझ में आ गई कि अरेस्ट से पब्लिक ऑफिसर को एग्जाम्पशन है, और आ नहीं पा रहा तो पर्सनल अपीयरेंस से भी एग्जाम्पशन है। 81 बहुत बहुत लॉजिकल है ना, समझ में भी आता है, बहुत लॉजिकल है। गवर्नमेंट के लिए स्पेशल बम्पर ऑफर लेकर आया है 79, 81, 82, जो हमारे लिए नहीं है। देखो 82 क्या कह रहा है, 82 मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। 82 ये कह रहा है कि मान लो सपोज करो आपने केस किया, ठीक है, और गवर्नमेंट केस हार भी गई और आप केस जीत गए, तो आप कौन हुए, डिक्री होल्डर, और गवर्नमेंट कौन हुई, जजमेंट डेटर, है ना, ये बात हो गई। अब आप उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल करोगे,
तो भाई ये हार गए तो मेरे को ये दिलवा जाए, मान लो सपोज करो किसी भी चीज का मैटर हो, आप एग्जीक्यूशन फाइल करोगे। तो गवर्नमेंट लॉ क्या कहता है, 82 ये कहता है कि भाई साहब ये जो एग्जीक्यूशन आप फाइल करोगे ना, ये 3 महीने तक मत करना। मतलब केस करने के लिए आपको 2 महीने रोक रहा था, है ना 80 में, और एग्जीक्यूशन के लिए 3 महीने रोक दिया। कह रहा है कि देखो अब तो गवर्नमेंट केस हार गई है कि नहीं, तो हो सकता है कि आप केस 3 महीने का फाइल ना करो, एग्जीक्यूशन फाइल ना करो, तो गवर्नमेंट खुद ही आपका इंतजाम करता है, खुद ही दे दे। सवाल वही है कि लिटिगेशन से बचाना। देखो क्या कह रहे हैं, वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in the official capacity, a decree is passed, अंग्रेज यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट है ना, इनके खिलाफ हो गई। Such decree shall not be executed except in accordance with the provisions of section। तो इसके अलावा एग्जीक्यूट करने का कोई तरीका नहीं, जो सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। और 2 क्या कह रहा है, ये है 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट। कह रहा है एग्जीक्यूशन shall not be issued on any such decree unless it remains unsatisfied for the period of 3 months computed from the date of such decree। जिस दिन डिक्री हुई उसके 3 महीने तक अगर अनसेटिस्फाइड रहती है वो डिक्री, गवर्नमेंट खुद ही नहीं उसे सेटिस्फाई करती है, तो फिर आप एग्जीक्यूशन फाइल करना और उस पर क्या होगा, ऑर्डर वगैरह होगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को कितना फायदा दिया है लॉ ने, 2 महीना केस करने में, 3 महीना एग्जीक्यूशन में, टोटल 5 मंथ का एक बोनस पीरियड कह लो आप, कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व, है ना। तो आप ऐसे 2+3 याद रखना, केस करने से 2 महीने और एग्जीक्यूशन में 3 महीने हो गया, तो ये 2+3 आपको याद रहेगा। टोटल 5 महीने का बेनिफिट गवर्नमेंट को दे दिया हमने। तो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, 80 से बनाता है, 82 से बनाता है एग्जीक्यूशन वाला, अरेस्ट वाला भी पूछ लेता है कभी कभी 81 में, और ये भी पूछ लेता है प्रोविजन कहाँ पर है, और इसका ऑर्डर भी कभी पूछ लेते हैं, तो ऑर्डर कहाँ पर है, ऑर्डर 27 है इसका, यही लिख लो, वही लिख लो ऊपर कहाँ पे लिखा है ना कि सूट बाहर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वही लिख लो ऑर्डर 27। पीछे हमने पढ़ा था 75 से, वहां लिख लो ऑर्डर 26 कमीशन, और ऑर्डर 26 का फेमस भी है, ऐसे पूछ देता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कमीशन का कौन सा ऑर्डर है, इतना ही पूछता है बस, एक ही हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ नहीं है, 88 इंपॉर्टेंट है। अब सीधा आ जाओ 88, इसके सेक्शन पे आ जाओ 88 पर, इंटरप्लीटर सूट इंपॉर्टेंट है। इंटरप्लीटर सूट के बारे में जानकारी है आपको, नहीं है, चलो बता देता हूँ, ना हो चाहे ना हो बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंटरप्लीटर सूट में अपने आप एक अलग किस्म का एक टाइप है, मतलब ये जो सूट किए जाते हैं, जैसे रिकवरी सूट होता है, ये सूट होता है, वो सूट होता है, ऐसी एक सूट है, एक ऐसा एक केस है जो अलग टाइप का है। इसका ना मतलब क्या है कि देखो इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है, इसमें ना 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ए इन्वॉल्व होता है, बी इन्वॉल्व होता है, एक सी इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, सपोज करो एक फोन है, ए को रोड पे पड़ा मिला, ठीक है, ए को रोड पे पड़ा मिला। अब इसके पास बी आया, बी ने बोला इसे, भाई साहब ये फोन जो मेरा है मुझे, ठीक है। सी आया, सी ने भी बोला भाई साहब ये फोन मेरा, ठीक है। अब ए भगवान तो है नहीं, उसे तो पता नहीं भाई कि बी का है कि सी का है, बी भी यही कह रहा है मेरा फोन है मुझे दे दो, सी भी यही कह रहा है मेरा फोन है मुझे दे दो, है ना। तो ए क्या है, ए चला गया कोर्ट, ए ने कहा छोड़ो, कोर्ट गया, ए ने बोला कि सर देखो मुझे मिला एक फोन, मेरा नहीं है, मुझे इस फोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये बी और सी आए थे मेरे पास, दोनों बोल रहे हैं कि मेरा फोन है मेरा फोन,
मैं जानता नहीं। आप एक काम करो, डिसाइड कर दो किसका फोन है, इसका सही ओनर कौन है। आप जिसे कहोगे जो सही ओनर है, अगर आपको वो सी को देना सी को दे दूंगा, आपको बी को देना बी को दे दूंगा। मेरा इसमें कोई हित नहीं है फोन। हाँ, मगर एक काम करना कि केस करने में मान लो मेरी कॉस्ट लग गई, केस फाइल करने में कुछ पैसा लग गया है ना, वो पैसा मुझे दिलवा देना, है ना, जायज है उसका भी। या फिर मान लो सपोज करो कि फोन स्विच ऑफ हो गया था, खराब हो गया था, गिर गया था, इसे ठीक करा के इस फोन पे मान लो 200 रुपए खर्च कर दिए, सोचो। तो इसने बोले सर उस फोन पे मेरे 200 रुपए खर्च हो गए थे, तो 200 रुपए भी दिलवा देना, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे 200 रुपए दिलवा दो। मेरे को जो भैया केस करने में कॉस्ट लगी, पैसा खर्च हुआ, वकील साहब ने 1000 रुपए ले लिए थे, वो 1000 रुपए दिलवा दो, मुझे टोटल 1200 रुपए अगर आप दिलवा दो, और ये बता दो सही ओनर कौन है, उसे दे दो। ये जो केस होता है ना, इसी को बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। समझ में आ गया नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक, तो ये तो हो गई आम भाषा में, है ना। अब इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेयर 2 और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली, तो एडवर्सली होगा ना, बी भी कह रहा है, मेरा सी भी कह रहा है, टू वन अनदर द सेम डेट, सेम डेट हो सकता है, डेट मांग रहा हूं, सम ऑफ मनी, है ना, और अदर प्रॉपर्टी, तो वही कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, फ्रॉम अनदर पर्सन, तो ए इसमें कौन था, वो अनदर पर्सन था, है ना, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट। तो ए क्या कर रहा है, और तो कोई इंटरेस्ट उसमें क्लेम नहीं कर रहा ना, इन तो कह रहा है मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ भैया क्या दिला दो, 200 रुपए खर्च हुए थे वो दिला दो, कॉस्ट दिला दो, उसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है ना। एंड और हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, तो वो भी बात सही है कि भाई मुझे बता दो इसका रियल ओनर कौन है, बी है कि सी है, उसे मैं दे दूंगा, ठीक है जी। Such other person may institute suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself। बहुत सिंपल सी बात है ना कि भैया मुझे बता दो कौन है, किसे पैसा देना है या किसको एक चीज डिलीवरी, इस डिसीजन को लेने के लिए आप जो कोर्ट में केस करते हो, इसी को बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। सेक्शन 88 रेड विद ऑर्डर 35, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्लीडर सूट होता क्या है। तो आप समझ गए हो कि जब दो लोग एक दूसरे के एडवर्स में क्लेम करते हैं किसी एक व्यक्ति से, पैसे के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, मूवेबल इमूवेबल कैसी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भैया मेरे चार्जेस मेरी कॉस्ट दिलवा दो बस, और मुझे बता दो सर सही कौन है ओनर, उसी को दे दूंगा ये इस सवाल के जवाब के लिए जो आप केस करते हो उसी को बोलते हैं इंटरप्लीडर। सेक्शन 88 रेड विद ऑर्डर 35, वो भी पढ़ेंगे, ऑर्डर 35 इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जिसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा साथ में वो भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं ऑर्डर 35 में अगर है क्या। आओ ऑर्डर 35 खोलो, आ जाओ जी, 35 खोल लिया हमने, खोल लो फटाफट आप भी। खोल लिया, देखो इसका रूल 1, ऑर्डर 35 रूल 1। रूल 1 क्या कह रहा है कि आप कोई भी, अब देखो चलो ए जा रहा है कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट करने, है ना, तो यही तो बताएगा भाई ये दो लोग आए मेरे पास एडवर्सली क्लेम कर रहे थे, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। देखो अब इसमें वही लिखा है कि ये अपनी प्लेंट में ये सब लिखेगा, क्या कह रहा है कि बाकी तो जो लिखेगा वो तो लिखेगा, और ये 3 चीज और लिखनी है एबीसी। कह रहा है सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है चार्ज और कॉस्ट के अलावा, ये दोनों डिफेंडेंट सेपरेट क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी उसे एक लाइन लिखनी पड़ेगी अपने उसमें प्लेंट में, एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो कोलूजन, मतलब कि कोई कोल्यूजन नहीं है मेरे और किसी डिफेंडेंट के बीच में। मैंने और किसी डिफेंडेंट ने कोई ऐसी कोई मतलब कह लो आप होता नहीं है कि कोई मंत्रणा कर ली हो, हिंदी में शायद इसको क्या बोलते हैं कोल्यूजन को, दुसंधि बोलते हैं क्या। तो ऐसे हमारे और किसी एक डिफेंडेंट के बीच कोई दुसंधि नहीं है कि भाई मैंने मिलके किसे परेशान करेंगे, चलो ऐसा नहीं है कि ए और सी के बीच में बात हो गई हो तो चलो आप बी को परेशान करो, ये नहीं है। मेरे और किसी डिफेंडेंट के बीच में दुश्मनी नहीं है, ये लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तो कभी कभी ना वैसे देखो पूछता तो नहीं, और मान लो एक ये वाला जो नो कोलूजन वाला ये पूछ देता है स्टेटमेंट जो दोगे उसमें ये वाली स्टेटमेंट होगी या नहीं होगी, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो कौन सा, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका देखो आप ये ऑर्डर 5 रूल 5 देखो आप, ऑर्डर 35 रूल 5, ये भी इंपॉर्टेंट। इसमें ये इंपॉर्टेंट देखो क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में कुछ भी है मान लीजिए उसके होते हुए भी, शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट टू सू देयर प्रिंसिपल और टेनेंट टू सू देयर लैंडलॉर्ड। मतलब कि जो एजेंट है, जो एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एजेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एजेंट प्रिंसिपल को, है ना, और टेनेंट लैंडलॉर्ड को, ये लोग ना इंटरप्रीटर सूट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एजेंट, मान लीजिए कि सपोज करो वो एजेंट ए है ना, तो हम उस एग्जांपल पे चलते तो ज्यादा याद रहता। अभिकर्ता तो एजेंट है, मान लो वो अभिकर्ता है, वो ए है, ठीक है, और उसका प्रिंसिपल जो सी है। अब यहाँ पर कोई बी आया सपोज करो, और क्या हुआ, सपोज करना कि सी ने कोई आइटम ना, सी ने सपोज करो एक चीज इसको दी ए को रखने के लिए, बी आगे बोलता है तो मेरी है। अब सी को ना प्रिंसिपल है, सी कह रहा है मेरी है। अब ए चला जाए इंटरप्रीटर शूट करने, कि देखो जी मेरा ये प्रिंसिपल ये भी कह रहा है, मगर एक बी आया था मेरे पास, वो भी कह रहा है कि मेरा है, तो बताइए, आप बताओ मुझे किसी तरह सही रहेगा। ये काम नहीं कर सकता, एजेंट कोई पावर नहीं है, एजेंट पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो प्रिंसिपल को लेके कोई इंटरप्रीटर शूट नहीं कर सकता। ऐसे ही टेनेंट, अब टेनेंट एक मकान में रह रहा है, एक लैंडलॉर्ड है उसका, और फिलहाल किसी से बात हो गई, वो बी है मान लो, ये सी लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड ने कहा टेनेंट से खाली करो, तो बी कह रहे तो मकान मेरा है, टेनेंट चला गया वहां पे, बताओ अब कि मकान खाली करके किसको दूं, बी को दूं कि सी को दूं। ये काम टेनेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्या नहीं कर सकता, एजेंट प्रिंसिपल को इंटरप्रीट नहीं कर सकता, और टेनेंट लैंडलॉर्ड को इंटरप्रीट नहीं कर सकता। ये जनरल है, एक एक्सेप्शन ये बोलिए जनरल है। कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ दिया है कि एजेंट टेनेंट को नहीं हो सकता, टेनेंट लैंडलॉर्ड को नहीं कर सकता, एजेंट प्रिंसिपल को इंटरप्रीटर शूट नहीं कर सकता, ये कहाँ दिया है, तो ये दिया है रूल 5 ऑर्डर 35, है ना, ये याद करो। अब मगर देखो एक चीज क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्रीट विद अनदर पर्सन अदर देन द पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। मतलब क्या कह रहा है, एक एक्सेप्शन इसमें दिया है कि कहां पर है, अदर देन पर्सन्स, अदर देन जो पर्सन्स है, मेकिंग क्लेम थ्रू सच। अब मान लीजिए जो व्यक्ति कर रहा है ना वो प्रिंसिपल के थ्रू ही कर रहा है क्लेम, या फिर लैंडलॉर्ड के थ्रू ही कर रहा है क्लेम, तो फिर आप इंटरप्रीट कर सकते हो। मगर कोई इंडिपेंडेंट क्लेम कर रहा है तो आप नहीं कर सकते। मगर अगर प्रिंसिपल के थ्रू ही कोई पर्सन कर रहा है या लैंडलॉर्ड के थ्रू कोई पर्सन अगर क्लेम कर रहा है तो फिर आप कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभी, ये एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को देख लो अच्छे से। क्या कह रहा है देखो, ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज हिज एजेंट। देखो मान लो
अब देखो इसमें इन्होंने क्या करा है, ए और बी को हटाए थे, हम अपने वाले पे चलेंगे। तो हमारा तो ए एजेंट था, सी प्रिंसिपल है, बी फलाना कोई आदमी होगा। तो सी ने क्या करा, एक इसको बॉक्स दिया और इस बॉक्स में क्या है, बहुत ज्वेलरी है ना, है ना, इसमें ज्वेल्स है ना, ठीक है। अब ए ने भी दिया, सी अलेज दैट ज्वेल वर रॉन्गफुली ऑब्टेन फ्रॉम हिम बाय ए। तो बी हमारे वाले इसमें कह रहा है, बी ये कह रहा है कि ये जो ज्वेल बॉक्स है सी ने ना जबरदस्ती मेरे से ले लिया। बी ये कह रहा है कि सी ने जबरदस्ती मुझसे ले लिया था, है ना। बी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंड इंटरप्रेट सूट अगेंस्ट ए एंड सी। अब देखो क्या कह रहा है, अब बी गया ए के पास, बी पहुंचा ए के पास, उसने बोला कि देखो आपका जो बक्सा है ना, ये ना एक्चुअल में सी ने मेरे से जबरदस्ती ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए बक्सा मुझे दे दो। और सी कह रहा है भाई बक्सा मेरा है, ये बक्सा तो मुझे चाहिए। तो ए ना कोर्ट नहीं जा सकता, ए अब कोर्ट नहीं जा सकता कि इंटरप्रेटर सूट, है ना, क्योंकि सी यहां पर कौन है, प्रिंसिपल है, ये कौन है, एजेंट है। और ऑर्डर 35 का रूल 5 क्या कहता है कि कोई अगर एजेंट है तो अपने प्रिंसिपल को इंटरप्रेट सूट नहीं कर सकता। ये तो हो गई आम बात, मगर जिसका एक्सेप्शन है वो एक कहता है कि जब कोई पर्सन उसके थ्रू क्लेम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहता है। इसका एग्जांपल बी देखो, और ये कई बार, मतलब कि अगर इंटरप्रीटर सूट से क्वेश्चन पूछ रहा है 10 साल में 10 बार ना, तो 6 बार ये एग्जांपल पूछ लेता है, इतना इंपॉर्टेंट है। कह रहा ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज इज एजेंट। अब देखो इसमें क्या है, इस वाले एग्जांपल को देखें, ए ने बी को, मतलब यहां पर ये बी को बना रहा है, यहाँ पे बी को एजेंट बना रहा है ना, और ए को प्रिंसिपल बना रहा है, और एक सी को ले लेगा, ठीक है। ही देन राइट्स ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी। अब क्या कह रहा है, ए ने इसको वही ज्वेल एक बॉक्स दे दिया, ठीक है। ही देन राइट्स टू सी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द ज्वेल्स सिक्योरिटी फॉर डेट ड्यू फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी। अब इसने इसको क्या किया ना, एक लेटर लिखा सी कि देखो मैंने जो ज्वेल बॉक्स बी पे रखा हुआ है ना, तो एक ये लेटर है, ठीक है, इसमें लिख के दिया है कि मैंने एक बी को ज्वेल बॉक्स दिया, आप उसे ले लेना, ठीक है, मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, आपसे मैंने 10 लाख रुपए उधार लिए थे, उसकी सिक्योरिटी है वो, ऐसे उसने बता दिया, ठीक है। ए आफ्टरवर्ड्स अलेज दैट सी स्टेट इज सेटिस्फाइड एंड सी अलेज द कॉन्ट्ररी। अब बात ये आ रही है, ए अब ये कह रहा है कि इसका मैंने सी का जो पैसा था वो मैंने पैसा वापस कर दिया, तो अब ये सिक्योरिटी के लिए नहीं बचा है, और सी कह रहा नहीं मेरा पैसा बाकी रह गया, ये ज्वेल बॉक्स पे सिक्योरिटी में, है ना। बोथ क्लेम द ज्वेल्स फ्रॉम बी, दोनों बाय ज्वेल बॉक्स मांग रहे हैं। सी कह रहा मेरा पैसा अभी वापस नहीं आया, मुझे चाहिए सिक्योरिटी में, ए कह रहा मैंने इसका पैसा वापस कर दिया है। बी मे स्टूडेंट ट्रिपलेट सूट अगेंस्ट ए। अब बी चाहे तो इसको कर सकता है, क्योंकि जो सी है ना, क्योंकि जो सी व्यक्ति है, ही इज क्लेमिंग थ्रू ए, ही इज क्लेमिंग थ्रू प्रिंसिपल। इस पे कागज ऐसा है, इस पे एक ऐसा कागज है जिससे अथॉरिटी मिल रही है कि ज्वेल बॉक्स ना इसको कभी, इसके मतलब राइट हैज ज्वेल बॉक्स, ये अथॉरिटी मिल रही है ना, उसने जो लिख के दिया है कि मैं इसे एज अ प्लेज कर रहा हूं उसको, मतलब कि उसमें जो मैंने पैसा लिया उसके सिक्योरिटी में आपको दे रहा हूं, तो अथॉरिटी मिली ना इसको, तो ही इज क्लेमिंग थ्रू प्रिंसिपल। इस केस में भी चाहे तो इंटरप्रीट कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट हुआ एजेंट और उस पर टेनेंट, और उस पर भी लागू होगा, क्या बोलते हैं, टेनेंट और लैंडलॉर्ड पर। तो अगर ये इंडिपेंडेंटली अगर सी जाके क्लेम कर रहा है, इंडिपेंडेंट, सिंपल खेल वही है कि अगर इंडिपेंडेंट कर रहा है तो फिर नहीं भी कर सकता इंटरप्रीट, मगर अगर क्लेम थ्रू प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड कर रहा तो कर सकता है। ये एग्जांपल भी आप बहुत अच्छे से देख लो इसको अच्छे से ना, इसमें आपको देख के समझ में आएगा कि इसमें अथॉरिटी एक बार दे रहा है, ये पूछ लेता है इंटरप्रेटर सूट हो सकता है नहीं हो सकता, चाहे ए पूछे चाहे बी पूछे, आपको पता होना चाहिए, आप उसमें अच्छे से आंसर कर पाओ, ठीक है। सेक्शन 88 खत्म हो गया, ऑर्डर 35 खत्म हो गया, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी। चलो अब देखो सेक्शन 89, सेक्शन 89 क्या है जी, एडीआर, एडीआर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक नए किस्म का वो है,
लगा जब मतलब वही कोर्ट, आप देख ही रहे हो कितना काम है कोर्ट में, इतना बर्डन है कोर्ट के ऊपर तो परेशान हो गए हैं। जज नहीं है, जज है तो एक 200 400 मैटर लगे होते हैं दिन में कोर्ट, कहाँ से काम होगा। उन सबसे बचने के लिए एक लेकर आए नई स्कीम एडीआर, कह रहे मीडिएशन करो, है ना, आर्बिट्रेशन करो, कंसिलिएशन करो, कुछ भी करो, लोक अदालत लगाओ, कुछ भी करो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को बढ़ावा दीजिए, कोर्ट में बर्डन कम करिए, है ना। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे, हम इसके साथ ऑर्डर 10 का रूल 1A B C पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। अभी तो पहले सेक्शन समझो कि एडीआर का सेक्शन कौन सा है। 89 कई बार पूछा हुआ है, यही पूछ लेता है कि एडीआर का सेक्शन मतलब एडीआर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सेक्शन कौन सा है। 89 देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, और कोर्ट को लग रहा है कि सेटलमेंट होने के चांस हैं, विच मे बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म ऑफ सेटलमेंट। तो कोर्ट क्या करेगी, एक कच्चा चिट्ठा बनाएगी, मतलब एक टेम्परेरी पेपर तैयार करेगी, उस पर रफ पेपर, रफ एक मान लीजिए बनाएगी कि देखो ये आप ये मांग रहे हो, ये यहाँ तक तैयार है, देख लो अगर कुछ बन जाए तो, है ना। और पार्टीज को देगी कि भैया से पढ़ा लो अगर आपको कुछ बनता हो, और उन्हें क्या रेफर कर देगी, ए आर्बिट्रेशन में कर देगी, कंसिलिएशन में कर देगी, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत कर देगी, मीडिएशन, इन चारों को क्या करेगी, भेज देगी कि यार कहीं जाके कुछ सेटल करो, क्योंकि देखो है ना सिविल मैटर है, पैसा इन्वॉल्व होता है, तो सेटलमेंट के चांस होते हैं। इसके साथ ऑर्डर 10 देखो एक बार, जो क्वेश्चन बनता है वो वहां से बनता है एक्चुअली, यहां से सिर्फ इतना ही बनता है कि एडीआर कहाँ दिया है, तो आपको सिर्फ इतना ही पता अगर है कि एडीआर कहाँ दिया है तो भी आपका काम हो जाएगा। 89 में दिया है, जो एक क्वेश्चन बनाता है वो यहां से बनाता है, देखो ये है ना जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर 10 रूल 1A B C, ये है इसका एडीआर का ही है। तो 89 के सेक्शन में वही लिख लो, ऑर्डर 1 रूल ABC, खोल लो एक बार जरा ऑर्डर 10 रूल 1A, क्या कह रहा है देखो, वही कह रहा है जो वहां कह रहा है ना, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके क्या कह रहा है, वन है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनायल्स द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट ईदर मोड ऑफ द सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 89। तो क्या करेगा, करने के बाद पार्टीज को कहेगा भैया एक मोड चुन लो, क्या चाहता है, आर्बिट्रेशन करना है, कंसिलिएशन करना है, लोक अदालत में जाना है, कैसे क्या करना है ना। On the option of the parties, the court shall fix the date of appearance before such forum and authority as may be opted. तो वही डेट लगा देंगे, जाओ जी मीडिएशन करके आइए, पहले जाइए वहां पर इतने बजे इनके सामने प्रस्तुत। दूसरा क्या कह रहा है, where a suit is referred under section rule 1A, the party shall appear before such forum। तो ऑब्वियसली बात है, जो डेट तारीख बता दी वहां जाना ही है, वहां तो जाना ही जाना है। और सी क्या कह रहा है कि अगर मामला वहां पर न चला तो अपनी रिपोर्ट बना के भेज देगा कि ये मैटर भैया सेटल नहीं हो पाएगा, कोर्ट जहां पर रुका हुआ था वहीं से दोबारा शुरू कर देगा, है ना। तो अगर वेयर सूट इज रेफर्ड अंडर रूल 1A एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कंसिलिएशन फोरम और अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट इट वुड नॉट बी प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसीड विद द मैटर फर्दर, देन इट शैल रेफर द मैटर अगेन टू द कोर्ट एंड डायरेक्ट द पार्टी टू बी बिफोर द कोर्ट। तो सिंपल सी बात है, आप गए मीडिएशन में, आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, आपका मीडिएटर की रिपोर्ट बनाएगा, वापस भेज देगा कोर्ट में कि इनका मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोर्ट जहां था वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा अपने, है कि नहीं। तो ये क्या है, मैंडेटरी कर दिया अब कि अगर जितना हो सके आप एडीआर टेक्निक को अपनाइए। पैसे के मामले होते हैं, मामले सुलझ सकते हैं, फैमिली मैटर होते हैं सुलझ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज, तो एक तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एडीआर का प्रोविजन का है, ठीक है, कहाँ है जी प्रोविजन, 89 में है। दूसरा क्या बनता है कि मान लीजिए इसमें पूछता है कि उसे भेजेगा तो कहाँ दिया है कि 1A में दिया है, ऑर्डर 10 का रूल 1A पूछ लेता है, है ना। आसान था एडीआर, एडीआर में कुछ भी नहीं था खास सब, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आप,
ये देखो आपका इसमें सेक्शन इंपॉर्टेंट कौन सा है? 91 92 इंपॉर्टेंट है, और 91 92 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट है कि 91 कहता है न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। जो सिविल में न्यूसेंस होता है, पब्लिक न्यूसेंस, वो 91 में कोर्ट में जाता है। क्रिमिनल में कहा जाता है? आईपीसी अगर आपने पढ़ा हो तो 268 में जाता है आईपीसी का, याद रखना। सिविल में यहाँ पर जाता है पब्लिक न्यूसेंस, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पब्लिक न्यूसेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है पब्लिक न्यूसेंस कहा है 91 में, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी का। बट ये पूछता है कि वहां जाने के लिए ना किसकी वो चाहिए, तो कैसे जा सकते हो? पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई कर रहा है तो आपको जाने के लिए आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये पूछ लेगा। कह रहा है देखो 91 में कह रहा है कि इन द केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग और लाइकली टू अफेक्ट द पब्लिक, है ना, a suit for the declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate in the circumstances of the case may be instituted by the advocate general। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि एडवोकेट जनरल केस करे, है ना, जो भी स्टेट का एडवोकेट जनरल होगा वो तो जाकर सूट अगर पब्लिक न्यूसेंस का मामला है। और दूसरा कह रहा है कि विद द लीव ऑफ कोर्ट, तो परमिशन हमने कोर्ट से ले ली, कोर्ट से परमिशन लेके 2 या 2 से ज्यादा, 2 और 2 या 2 से ज्यादा, इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू सच पर्सन बाय रीजन ऑफ सच पब्लिक न्यूसेंस और द रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें 91 में, कि पब्लिक न्यूसेंस अगर है हो रहा है तो कौन कौन कर सकता है? पहला तो एडवोकेट जनरल कर सकता है, ठीक है, और दूसरा परमिशन लेके कोर्ट से लिया तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कर सकता है, चाहे उनको कोई स्पेशल डैमेज नहीं भी हो तब भी। ठीक है, तो ये 91 में आप जरूर याद रखिएगा। पब्लिक न्यूसेंस में क्या पूछता है कि कौन कर सकता है, उसमें क्या कंडीशन है? एडवोकेट जनरल और 2 या 2 से ज्यादा लोग उनके परमिशन। 92 में कभी कभी पूछ देता है, सिर्फ इतना ही पूछता है कि पब्लिक चैरिटीज का है, जैसे हमने भी पब्लिक न्यूसेंस वहां पढ़ लिया, पब्लिक चैरिटी यहाँ पढ़ लो, है कि नहीं, पब्लिक चैरिटी यहाँ पढ़ लो। और इसमें भी देखो वही सब है, द एडवोकेट जनरल और 2 or more person having an interest in the trust and having to obtain the leave of the court may institute a suit whether contentious or not in the principal civil court of original jurisdiction। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी जो पब्लिक चैरिटी में भी जो कंडीशन वही है, एडवोकेट जनरल है, कौन है? 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। तो 91 और 92 दोनों ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। पब्लिक वर्ड भी दोनों में आ रहा है, एडवोकेट जनरल भी आ रहा है, 2 या 2 से ज्यादा लोग भी आ रहे हैं, सारे रिलेटेड एक जैसे। वहां पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक चैरिटी है, और पब्लिक चैरिटी से ज्यादा नहीं पूछता प्रोविजन का पब्लिक चैरिटी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अब आप देख लो 94 क्या कह रहा है? 94 बता रहा है कि सप्लीमेंट प्रोसीडिंग क्या होंगी। देखो, सप्लीमेंट प्रोसीडिंग ये है कि केस खत्म, मतलब अभी नहीं हुआ, केस इंस्टीट्यूट हुआ है, तो जस्टिस खराब ना हो जाए, प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए, डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, स्टेटस को मेंटेन रहे, उन सब के लिए कोर्ट जो और कोई ऑर्डर करता है तो सप्लीमेंट प्रोसीडिंग मान लो, है ना। इंजंक्शन का ऑर्डर हो गया मान लो, तो वो सप्लीमेंट प्रोसीडिंग में आता है। तो 94 को बताता सप्लीमेंट प्रोसीडिंग, नॉट सच इंपॉर्टेंट, पीटी पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, बट फिर भी एक रीडिंग करना आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, क्या होगा? एंड ऑफ जस्टिस बेचारा डिफीट ना हो जाए, द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब, कोर्ट अगर चाहे तो, पहला ए क्या कर सकता है? इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। तो उससे कहेंगे भैया इसे अरेस्ट करके लाओ मेरे पास, और इतने दिन से बुला रहा हूँ, ये आदमी इतना बदतमीज है भाई, उससे बोलेंगे शो कॉज नोटिस देंगे उसको,
तुम बताओ कि तुम्हें सिक्योरिटी वगैरह क्यों नहीं दिया तुम सभी एजेंट्स। एंड इफ यू फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर तो सिक्योरिटी कमिट टू सिविल प्रिजन। अगर कोई मतलब सिक्योरिटी वगैरह नहीं दे रहा है तो काम दे देंगे हम सिविल प्रिजन, है ना। नहीं आ रहा ना, बार बार परेशान कर रहा है, क्या करा जाए। तो ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि एक तो ये काम करेंगे, दूसरा क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी ले लेंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे अटैचमेंट कर लेंगे। चलो ये टेंशन ही खत्म करो, जब तक मामला सुलझता नहीं ऐसे काम करो, अटैच कर लो इसको, है ना, ये भी कर सकते हो। 39वें इसमें क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन। सही बात है भाई, टेम्परेरी इंजंक्शन इश्यू कर देंगे, है ना, इंजंक्शन दे देंगे उसको। चलो भाई ये वाला काम कर लो। और डी कह रहा है रिसीवर को अपॉइंट कर देंगे, रिसीवर को अपॉइंट कर देंगे। उससे पहले क्या कह रहा था, अटैचमेंट करने की बात कर रहे थे, है ना। ये तीन चीजें ये कर लेंगे। और उससे ऊपर सबसे पहले क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। सबसे ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, अरेस्ट कर रहे थे, सिविल प्रिजन में भेज रहे थे। ये सब काम आप क्या बोलते सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग करते हो। पूछता यहां से नहीं है एक्चुअली, 94 से आपसे नहीं पूछेगा। इन सब के अलग अलग ऑर्डर है, जैसे ये आपका इंजंक्शन है, ऑर्डर 39 है, ऑर्डर 40 है, ये 39 है, ये 38 है ऑर्डर। ये सारे ऑर्डर हमें पढ़ने हैं। तो एक बार सेक्शन खत्म करके वो ऑर्डर पे जाएंगे ना लास्ट में, तो इन सबको एक लाइन में खत्म कर देंगे वहां पर। तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पर्टिकुलर ऑर्डर से पूछता है यहाँ पर, तो इसलिए 94 से क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो 95 देख लो, यहाँ से देखो क्वेश्चन वैसे बनाता तो नहीं है, मगर बना दे, मेरे को लगता है बनाना चाहिए। एक पॉइंट है यहाँ पे, फैक्ट है ऐसा जो बना सकता है। जैसे मान लो 95 क्या कह रहा है, 95 कह रहा है कि आपने ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, है ना, आपने मान लो किसी को क्या अरेस्ट करवा दिया, अटैचमेंट करवा दी, है ना, अटैचमेंट करवा दिया, ऐसा कुछ करवा दिया आपने। तो इनके खिलाफ जो कंपनसेशन होगा, जो इनके खिलाफ कंपनसेशन होगा ना, वो कितना हो सकता है सवाल। तो यहाँ पे कह रहा है 50,000 तक हो सकता है। 50,000 तक का कंपनसेशन हो सकता है अगर आपने किसी को, देखो एक बार पढ़ देता हूं मैं, कि वेयर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट हैज बीन अफेक्टेड और अ टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि इनसफिशिएंट ग्राउंड वगैरह पे हुआ था, और या फिर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था करने के लिए, द डिफेंडेंट मे अप्लाई टू द कोर्ट एंड द कोर्ट मे अपॉन सच एप्लीकेशन अवार्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ फॉर इट्स ऑर्डर सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000। 50,000 रुपए तक का क्या कर सकता है, कंपनसेशन अलाउ कर सकता है डिफेंडेंट की एप्लीकेशन। यही पूछता है कभी कभी, मतलब कभी पूछा तो नहीं, एक या दो बार कहीं पूछा किसी स्टेट में, मुझे जहां तक याद है। तो अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि मान लीजिए कि आपको अरेस्ट कर लिया बिना किसी ग्राउंड पे, गलत इन्फॉर्मेशन उसने दी तो उस ग्राउंड पर अरेस्ट कर लिया, इनसफिशिएंट रीजन तो उसको अरेस्ट कर लिया, तो फिर कितने तक आपको कंपनसेशन मिल सकता है। तो 95 बताता है कि आपको 50,000 तक रुपए का मिलने का इसमें स्कोप, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखो 96 पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के से तो है ही। कह रहा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। तो एक डिग्री हो गई, ओरिजिनल डिग्री क्या है कि मान लो ट्रायल कोर्ट ने तो कोई करी है ना, लोअर कोर्ट होता है वहां से ऊपर जा रही है ना, ओरिजिनल डिग्री से ऊपर जा रही है। तो क्या कह रहा है, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by another law for the time being in force। उसके अलावा an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such court। सिंपल सी बात है, सपोज करो
फिर जुडिशियल क्या बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो होता ही नहीं, इसमें कौन होता है, सिविल जज। तो मान लो सिविल जज है, इसकी मान लीजिए अगर जाती है डीजे के पास, है ना, तो कह रहा है डीजे पे जाएगी, डीजे अगर ने ओरिजिनल में सुनी हाईकोर्ट जाते तो हाईकोर्ट जाएगी। ये तो इतनी बात कह रहा है कि ओरिजिनल डिक्री की क्या जाएगी, अपील जाएगी उसको, है ना। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दूसरा है 96 क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये पूछ लेता है, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टे। सपोज करो कि सिविल जज ने एक एक्स पार्टे कर दिया, एक्स पार्टे को डिक्री कर दी, तो उसकी अपील कहां जाएगी, है ना। तो उसकी अपील ऐसे जाती है, सिविल जज का उसकी डीजे पे अगर जाएगी तो उसका डीजे अपीलेट कोर्ट में डीजे पे। ये 96(2) पूछ लेता है कि एक्स पार्टी की अपील होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल 96(2) ये क्वेश्चन आता है। तीसरा क्या कह रहा है, नो अपील से लाइव फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है 96(3). कह रहा है कि विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज अगर कोई वो करी है डिक्री है, उसकी वो क्या होगी, नो अपील। कह रहे हैं एक तो आपकी बात सुन के, दोनों की हामी भरवा के, दोनों से सहमति लेके मैंने कोई डिग्री पास की, अब तुम इसमें भी अपील करोगे तो पहले माने क्या होते, नहीं मानते तुम लोग, मान गए हो अपील नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट। और 96(4) भी देखो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नो अपील से लाई एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिग्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज व्हेन द अमाउंट or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000। कह रहा है 10,000 रुपए तक का मैटर है, ठीक है, और उसे स्मॉल कॉजेज का कोर्ट को अप्लीकेबल था, कॉग्निजेंस ले सकता था उस पर, तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा, क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा आप नहीं कर सकते। मोटा मोटा आप इतना याद मत रखना, आप इतना याद रखना कि 10,000 रुपए तक अगर वो मैटर है तो उसमें क्या होगा, अपील का ऑप्शन नहीं है, अपील का ऑप्शन नहीं है 96(4) में। तो 96(1) में नॉर्मल बता रहा है कि ठीक है उसको जाएगी, 96(2) में बोला कि एक्स पार्टी की भी जाएगी, 96(3) में बोल दिया, क्या बोल रहा है कि कंसेंट के साथ अगर कोई डिक्री थी तो उस पर नहीं जाएगी। ठीक है जी, बात समझ रही। और 96(4) बोल रहा है कि 10,000 रुपए तक के मैटर की अपील नहीं जाएगी, क्वेश्चन लॉ पे जा सकती है, वो अलग बात है, वैसे नहीं। ठीक है, ठीक है जी, 96 समझ में आ गया। अपील से रिलेटेड अब 96 क्या, यहाँ पूरे अपील देखेंगे, 100 हमारा 102 तक अपील ही चलेगा, और 102 तक क्यों चलेगा, 107 तक अपील जा रहा है, 107 तक अपील जा रहा है। ठीक है, पूरा अपील ही अपील है, और यहाँ से क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से बना देता है, छोटे छोटे सेक्शन है, फैक्ट टू फैक्ट सेक्शन है, फैक्ट बहुत है इसमें। जैसे कि यही बना दिया, कंसेंट वाली अगर कोई डिक्री है तो उसमें अपील हो सकती है, नहीं हो सकती, 10,000 तक का मैटर अपील हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। 97 देखो, 97 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि वेयर एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय प्रिलिमिनरी डिक्री passed after the commencement of this court does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो हमने कहाँ पढ़ा था, हमने 2(2) में पढ़ा था डिक्री की डेफिनेशन को। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि डिक्री दो तरीके की हो सकती है, एक प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, एक फाइनल डिक्री हो सकती है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि सपोज करो ऐसा हो जाए कि किसी मैटर में कोर्ट ने पहले दिए प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है, एक प्रिलिमिनरी डिक्री आई, मान लो सपोज करो 1 जनवरी को ही आई, ठीक है, आप चुप रहे, डिक्री आ गई, आप चुप रहे, उसके बाद 1 महीने बाद उसने क्या करा, फाइनल डिक्री दे दी कोर्ट ने, ठीक है। तो मान लो ये आई 1 फरवरी, इसने फाइनल डिक्री दे दी कोर्ट ने, अब आप इस डिक्री के खिलाफ गए अपील में, ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डीजे के पास पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट जज। इस फाइनल डिक्री की अपील में आपने बोला कि सर ट्रायल कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री भी पारित करी थी, वो 1 जनवरी को पारित करी थी, वो भी सही नहीं थी, उसमें भी गड़बड़ थी,
ठीक है। तो आपने बताया कि सर उसमें भी गड़बड़ थी, मगर मैंने वेट करा थोड़ा, मैं इंतजार कर रहा था कि फाइनल डिग्री आ जाए, तो जब इसके खिलाफ अपील करूंगा ना तभी वहां पर इस मुद्दे को उठाऊंगा, तो कोर्ट गुस्सा हो जाएगा। कोर्ट कहेगा कि आपने 97 पढ़ा है, आपने सेक्शन 97 पढ़ा है सीपीसी का। 97 कहता है कि अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं करी थी उस टाइम और फिर फाइनल डिग्री की अपील करने आए हो, तो इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस का क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अगर आपको प्रिलिमिनरी से प्रॉब्लम थी तो प्रिलिमिनरी के खिलाफ ही डायरेक्ट अपील कर लेते आप, फाइनल का वेट क्यों करा आपने? और वेट करा तो फिर भैया आप वो तो राइट ऐसा माना जाएगा, आपका वेव हो गया, वो तो आपने राइट क्या किया, छोड़ दिया आप, और जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब तो वो नहीं मिलता। आई बात समझ में? प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अगर नहीं करी तो फाइनल के में करते टाइम आप नहीं कर पाओगे प्रिलिमिनरी के खिलाफ। बात समझ में आई 97 की? आई हो तो हाना में बता देना भैया। आ गई तो ये 97 है, पूछ लेगा कभी कभी। तो अगर आपको प्री से प्रॉब्लम हो तो तभी जाओ, फाइनल आने का वेट मत करो। 97 इम्पोर्टेंट, ठीक है। 98 नॉट सो इम्पोर्टेंट, एक रीड मार देते हैं। तेरा वेयर एन अपील इज हर्ड बाय बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस, द अपील शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ सच जजेस और ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एनी सच जजेस। मैं इसको देखो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना, 98 में आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। 99 तो थोड़ा देख लेते हैं एक बार, 99 क्या कह रहा है। 98 इम्पोर्टेंट नहीं था, छोड़ दिया, 99 देख लेते हैं। कह रहा है no decree shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or cause of action। ठीक है। नो डिक्री shall be reversed और substantially varied, तो कह रहे हैं एक बार डिक्री अगर कोई पास हो गई तो ना ही तो रिवर्स होगी, ना ही सब्सटेंशियली वेरिड होगी। नॉर शैल एनी केस भी रिमांडेड इन अपील, तो अपील में जब आप चले गए तो चेंज नहीं कहेंगे, किस वजह पे नहीं करा जाएगा। कह रहा है मिस ज्वाइंडर हो गया था अगर, या नो एनजॉइंडर हो गया था। ये मिस ज्वाइंडर नो एनजॉइंडर तो आपको पता होगा ना क्या होता है, ये तो पता होगा ना आप लोगों को। पता है कि नहीं पता? पता है, ठीक है। ज्यादा आपको समझ गए तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी ट्रायल कोर्ट में मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर हो गया था, इस वाले रीजन की वजह से ना डिक्री को क्या नहीं करेंगे, वेरिड नहीं करेंगे, सब्सटेंशियली रिवर्स नहीं करेंगे, वेरिड नहीं करेंगे और रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। या फिर कॉज ऑफ एक्शन में कोई वो था, कोई एरर था, डिफेक्ट था, इरेगुलरिटी थी प्रोसीडिंग को करने में, कोई प्रोसीडिंग पूरी जो ट्रायल कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग चली उसमें मान लीजिए कोई डिफेक्ट है, इरेगुलरिटी थी, तो उसमें क्या करेंगे हम, अपील में उसे रिवर्स नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक के क्या लिखा है इसमें, नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस और द जुडिक्शन ऑफ द, कहा गया हाँ, जब तक के मेरिट ऑफ द केस पे और जुडिक्शन ऑफ कोर्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा तब तक रिवर्स नहीं किया जाए, बस इतना सही, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है, मगर एक जैसे हम पढ़ रहे थे वहां पे अभी सीआरपीसी में 215 से पढ़ रहे थे कि चार्ज में अगर कोई रेगुलरिटी है, चार्ज में कोई एरर है तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर है। आइए आप अपील में गए हो, अब वहां जाए कह रहे हो कि वहां पे तो मिस ज्वाइंटर हो गया था, वहां तो नॉन ज्वाइंटर था सब, तो कह रहे हैं अब हम उन ग्राउंड्स पे आपको रिवर्स करके नहीं देंगे। कॉज ऑफ एक्शन में कोई रेगुलरिटी थी, या मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग में कोई डिफेक्ट था, इन ग्राउंड्स पर अगर आप आओगे तो हम डिक्री को रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि मेरिट पे उससे कोई इफेक्ट ना पड़ा। वही है, एंड ऑफ जस्टिस की बात होती है। अब मेरिट पे कोई इफेक्ट पड़ गया हो तो फिर भाई फिर तो सब कुछ करेंगे, फिर तो कोर्ट पूरा डिसीजन चेंज कर देगा उसको, लोअर कोर्ट का। ये तो बनता भी है ना, ये तो बनता भी है।
और 99A नॉट इम्पोर्टेंट, 100 पे से शुरू करते हैं अब इसको, आपका क्या बोलते हैं इसको, 99 हो गया ना कि डिक्रीज रिवर्स नहीं होगी, नॉट इम्पोर्टेंट है, ऐसे पीटी में तरह नहीं पूछता है, बट ठीक है आपको बेसिक वैसे पता होना चाहिए। जैसे हम 215 में हमारा जो कंसिडरेशन है, जिस तरीके का फ्रेम ऑफ माइंड है कि भाई हमारा जस्टिस डिफीट नहीं होना चाहिए, वही फ्रेम ऑफ माइंड सिविल में भी। अब मेरिट पर अगर असर नहीं पड़ रहा तो हम क्यों करने लगे, कोई गलती हो गई, कोई प्रोसीडिंग में थोड़ी इधर उधर हो गया तो हो गया तो हो गया, है ना, वो वाली बात। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, लेट भी हो गया ना थोड़ा सा। कल 5 बजे से कोशिश करते हैं, 5 बजे क्लास शुरू करते हैं और 100 से शुरू करते हैं। कल सोचना कि इसके सेक्शन खत्म कर लेते हैं, ऑर्डर शुरू कर देंगे संडे तक। ध्यान ये रहेगा संडे को चाहे लंबी लंबी क्लास लेनी पड़े, मगर संडे को सीआरपीसी और सीपीसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि संडे को हो रहा है आपका आज 25, 26, 27, 28 तक, मतलब मेरे को